हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जो चीज़ भूल गई थी, ये 9th क्लास की जब भी हमने एनसीईआरटी स्टार्ट की है तो उसके सारे चैप्टर्स बताए हैं। तो इस बार 9th क्लास में ऐसा भूल गए थे, तो इसलिए इसमें 9th क्लास में टोटल 16 चैप्टर्स हैं। ठीक है। और जिसमें से अब जो है 9th क्लास का ये जो 7th चैप्टर है वो आज डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से इसलिए इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे, ताकि जो है थोड़ा थोड़ा पोर्शन रहेगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वजह से आज फर्स्ट इसका पोर्शन पढ़ेंगे और हाफ इसका पोर्शन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो है जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें है, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर कितने प्रकार के जीव समूह पाए जाते हैं। सभी जीवधारी एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न हैं। आप स्वयं को और अपने एक मित्र को ही ले लीजिए। जैसे कि क्या दोनों की लंबाई एक समान है? क्या आपकी नाक बिल्कुल आपके मित्र की नाक की जैसी दिखती है? ये आप अपने आप को और अपने मित्र से कंपैरिजन करके देखिए। क्या आपकी और आपके मित्र की हथेली का आकार समान है? यदि हम अपने और अपने मित्र की तुलना किसी बंदर से करें तो हम क्या देखेंगे? निश्चित रूप से हम पाते हैं कि हमें और हमारे मित्र के बीच में बंदर की अपेक्षा अधिक समानताएं हैं। परंतु जब हम अपनी तुलना गाय और बंदर दोनों से करते हैं, तब हम देखते हैं कि गाय की तुलना में बंदर और हम में अधिक समानताएं हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप के आधार पर इसका डिफरेंस दिखाया गया है। जैसे कि हमने देसी और जर्सी गाय के बारे में सुना होगा। देसी गाय जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, जर्सी गाय जो होती हैं वो जो है दो प्रजातियों को मिला करके जो आर्टिफिशियली जो है उनको प्रजातियां जो तैयार की जाती हैं। तो दोनों ही गाय के बारे में आपने सुना ही होगा। क्या एक देसी गाय जर्सी गाय जैसी दिखती है? क्या सभी देसी गाय एक जैसी दिखती हैं? क्या हम देसी गायों के झुंड में जर्सी गाय को पहचान सकते हैं? पहचानने का हमारा आधार क्या होगा? तो देखिए, अगर हम ये इस देसी गाय और जर्सी गाय को देखेंगे तो हम इन सारे क्वेश्चंस का अपने आप आंसर दे सकते हैं। आपने कुछ जगह देखा भी होगा, जैसे कि कश्मीर वगैरह में या कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो वाइट एंड ब्लैक स्पॉट वाली जो गाय होती हैं, हाइब्रिड गाय, तो इनका भी कंपैरिजन नॉर्मली अगर देसी गाय जो हम लोग के इर्द गिर्द हम लोग ने देखा होगा, उनमें भी कोई भी एक जैसी नहीं होती हैं। सब अलग अलग, और वो अलग अलग उनकी जो है कलर और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बेस पर वो अलग अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जिनमें हम अगर उनके झुंड में अगर देखें तो हम उनको डिफरेंस उनमें कर सकते हैं। अब हम लोगों को तय करना है कि कौन से विशिष्ट लक्षण वांछित समूह के जीवों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम ये भी तय करेंगे कि किन लक्षणों को छोड़ा जा सकता है। तो जब हम ऐसे ग्रुप को देखेंगे तो उसी में ही हम देखेंगे, पहले तो ये देखेंगे कि क्या क्या समानताएं मिल रही हैं। फिर उसके बाद ये देखेंगे कि जो मतलब कि दूसरे जो हाइब्रिड या दूसरे समूह के जो जीव हैं उनमें जो है डिफरेंस है कि किस बिना पर हम डिफरेंस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम उनको देखेंगे अलग अलग समूहों के जंतुओं को, तभी हम इसे करेंगे। अब पृथ्वी पर रहने वाले जीवों के विभिन्न समूहों के बारे में सोचें। हम एक और जहाँ सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले बैक्टीरिया जिनका आकार कुछ माइक्रोमीटर होता है, वहीं दूसरी ओर 30 मीटर लंबे नीले वेल, एक वेल की जो है मतलब कि इसकी जो आकार होता है, उसकी जो लंबाई होती है वो 30 मीटर लंबा होता है। वही अगर बैक्टीरिया जो होता है वो इतना सूक्ष्मदर्शी मतलब इतना जो है सूक्ष्म होता है कि उसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। या फिर कैलिफोर्निया, ये तो एनिमल का दे दिया गया वेल। उसी तरीके से कैलिफोर्निया जो प्लांट है वो 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ भी कैलिफोर्निया में 100 मीटर लंबे रेडवुड पेड़ जो हैं वो भी पाए जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म और बहुत ही ज़्यादा बड़े दोनों में ही यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ चीड़ के वृक्ष हजारों वर्ष तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ कीट जैसे मच्छर का जीवन काल कुछ ही दिनों का होता है। जैव विविधता रंगहीन जीवधारियों तो जो जैव विविधता है वो रंगहीन जीवधारियों, पारदर्शी कीटों और विभिन्न रंगों वाले पक्षियों और फूलों में भी पाई जाती है। तो आप हर तरीके के जितने भी एनिमल्स हैं उन सब में आप बायोडाइवर्सिटी देख सकते हैं अलग अलग तरीके से, कि क्या क्या इनमें भिन्नताएं हैं। हमारे चारों ओर की इस असीमित विभिन्नता को विकसित होने में लाखों वर्ष का समय लगा है।
इन सभी जीवधारियों को जानने और समझने के लिए हमारे पास समय का बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसलिए इनके बारे में हम एक एक करके विचार नहीं कर सकते। इसकी जगह हम जीवधारियों की समानता का अध्ययन करेंगे। अगर हम ये चाहें कि अलग अलग, जैसे मान लीजिए गाय है, जैसे यहाँ पे कहा गया था कि क्या सारी जितनी भी जो देसी गाय होती हैं वो सब एक जैसी होती हैं, तो अगर हम देखें तो इनमें जो है हर गाय अलग अलग तरीके की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हमें उसमें मिलेगी जो उसमें विभिन्नता इसमें शो करेगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि हर एक गाय को इतनी सारी हैं तो उनको हम एक एक करके नहीं पढ़ सकते, तो इसलिए उनमें जो जो मेजॉरिटी में जो लक्षण हमको दिखाई देंगे, समानता के लक्षण दिखाई देंगे, उन्हीं के बेस पर बस खाली हम उन्हीं की ही स्टडी कर लेंगे, तो जिससे हम उनको विभिन्न वर्गों में रख सकेंगे। तो इस तरीके से हम उन्हें अलग अलग वर्गों में रख सकते हैं। फिर विभिन्न वर्गों व समूहों का अध्ययन करेंगे। जीवन की इन विभिन्न रूपों की विभिन्नता का अध्ययन करने के अनुरूप समूह बनाने के क्रम में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि वे कौन से विशिष्ट लक्षण हैं जो जीवधारियों में अधिक मौलिक अंतर पैदा करते हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखनी होगी, जो मेजॉरिटी में लक्षण पाए जा रहे हैं जो उनको डिफरेंस कर रहे होंगे जीवधारियों को आपस में, उनको हम लेंगे और इसी पर जीवधारियों के मुख्य विस्तृत समूहों का निर्धारण निर्भर करेगा। इन समूहों में से छोटे समूहों का निर्णय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई कि किस तरीके से जो जानवरों का जो डिफरेंस किया जाएगा अलग अलग, उनको किस तरीके से उनका वर्गीकरण हो सकेगा। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है उन्हें देखिए, हम जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं? क्योंकि हमने देखा कि सभी जीवधारी एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे हमने अपने आप की ही तुलना कई सारे जानवरों से की, तो इस वजह से जो अलग अलग जो जानवरों में, अलग अलग जंतुओं में जो विभिन्नताएं हैं, उनके बेस पे उनका वर्गीकरण करना ज़रूरी हो गया, कि ताकि हम उनके जो ग्रुप, उनके, क्योंकि एक एक जानवर, इतनी सारी तादाद में जो जानवर हैं, जंतु हैं, ठीक है, उनकी स्टडी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका कुछ ऐसे ग्रुप जिनकी हम सिमिलैरिटीज, मेजॉरिटी में पाए जाने वाले जो लक्षण हैं, उनके बेस पर हम उनको वर्गों और समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसी के आधार पर दूसरा जो क्वेश्चन है, हमें अपने चारों ओर फैले जीव रूपों की विभिन्नता के 3 उदाहरण दीजिए। तो अपने चारों ओर जो आपने अपने आसपास जिन जिन जीवों को देखा होगा, तो उनकी विभिन्नता आप देख सकते हैं। मनुष्य को ही ले लीजिए, मनुष्य है, कपी है, ठीक है, बंदर है, इन तीनों ही लगभग लगभग चीज़ें हम लोग जो चीज़ें होती हैं मनुष्य, कपी और बंदर वगैरह में सेम होती हैं, लेकिन क्या होता है कि अगर ऐसे देखा जाए तो काफ़ी सारा डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई कि और इसी तरीके से और भी जानवर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे बिल्ली है, चीता है, ठीक है, और बिल्ली चीता सब आते हैं एक ही प्रजाति के उसमें, लेकिन अगर देखने से अगर देखा जाए तो फिर इसमें काफ़ी डिफरेंस भी देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उनकी विभिन्नताओं के आधार पर जो है उनको अलग अलग वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए जो सबसे पहली हेडिंग होगी वो होगी वर्गीकरण का आधार है क्या। तो जीवों के समूहों के वर्गीकरण का प्रयास प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। यूनानी विचारक जो अरस्तु हैं, उन्होंने जीवों का वर्गीकरण उनके स्थल, जल एवं वायु में रहने के आधार पर किया था। यानी कि जो अरस्तु हैं, उन्होंने रहने के आधार पर, जो उनके रहने के जो आवास थे, उनके आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया था जीवों का। यह जीवन को देखने का बहुत ही सरल किंतु भ्रामक तरीका भी है, ठीक है, बहुत आसान भी है लेकिन भ्रामक तरीका भी है। जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे समुद्रों में रहने वाले जैसे जीव, जैसे कि यहाँ पे प्रवाल, कोरल, व्हेल, ऑक्टोपस, स्टारफिश और शार्क, ये कई मायनों में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। इन सभी जीवों में एकमात्र समानता इनका आवास है। अगर देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ इस खाली इनके आवास के बेस पर इनमें समानता है, बाकी हर कोई आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस रखता है। तो अध्ययन एवं विचार के लिए इस आधार पर जीवधारियों को समूहों में बांटना ठीक नहीं है, कि हम अगर खाली उनके आवास के बेस पर समूहों में बांटें तो हम उनका अध्ययन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अब यह निर्णय करना है कि किन विशिष्ट अभिलक्षणों के आधार पर वृहद वर्ग का निर्माण किया जाए। कौन से स्पेशल ऐसे फीचर्स हम देखें कि जिनमें एक बड़े बड़े ग्रुप का हम निर्माण कर सकें, उनमें उन जीवधारियों को रखें कि अगर हम सिर्फ उस ग्रुप की स्टडी कर लें तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें जितने भी जीवधारी उन सब में सामान्यतः ये लक्षण देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम अन्य लक्षणों के आधार पर किसी वर्ग को
उप समूहों में भी बांट सकते हैं। उसके बाद कुछ और, मान लीजिए मेजॉरिटी में जो लक्षण मिले उसके बाद उस पर हमने एक वर्ग में बांट दिया, फिर इसमें कुछ और उनमें जो है डिफरेंस थोड़ी कम मात्रा में अगर मिले तो हमने उप समूहों में बांट दिया। तो इस तरीके से नए लक्षणों के आधार पर समूहों के भीतर इस तरह के वर्गीकरण की प्रक्रिया जारी रह सकती है। जैसे जैसे नए लक्षण मिलते जाएंगे इस तरीके से उनके उपसमूह बनते जाएंगे। इस विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें लक्षणों का अर्थ समझना पड़ेगा कि जो सिंबल्स मिल रहे हैं, जो सिम्टम्स मिल रहे हैं, उनका अर्थ समझना ज़रूरी है। जब हम जीव के किसी भी विविध समूह को वर्गीकृत करते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि समूह के सदस्यों में क्या क्या समानताएं हैं। वही चीज़ हमें देखनी है कि जो मेजॉरिटी में जो लक्षण हमें सेम दिख रहे हैं, सबसे पहले हम उसे देखेंगे, जिसके आधार पर कुछ को एक साथ रखा जा सकता है। वास्तव में यही उनका लक्षण और व्यवहार होगा, या यह कहें कि उन जीवों का रूप और कार्य होगा। तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो तरीका है, ये हम ये कह सकते हैं उन जीवों के, उनके कैसे दिख रहे हैं, उनके कार्य करने का जो तरीका है, इसके बेस पर जो है उनमें जो मेजॉरिटी में जो लक्षण आप देखने को मिलेंगे वो इस तरीके के हो सकते हैं। किसी जीव के लक्षण से तात्पर्य उस जीव का कोई विशिष्ट रूप या विशिष्ट कार्य हो सकता है, एक स्पेशल वर्क या फिर स्पेशल जो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हो सकता है उसका लक्षण। उदाहरण के लिए जैसे हम में से ज़्यादातर लोगों के एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, जो कि एक लक्षण है। देखेंगे कि हम जितने भी मनुष्य हैं उन सभी के, ज़्यादातर लोगों के हाथों में एक हाथ में 5 ही उंगलियां होती हैं। इसी तरह लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जिनमें किसी भी तरीके की कोई जो है मतलब कि माँ के पेट में ही कुछ अगर गड़बड़ी हो जाती है या कुछ भी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके 4 ही उंगलियां होंगी, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 6 उंगलियां हो जाती हैं, कुछ मतलब एक फिंगर में 2-2 हो जाती हैं। तो इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी में जो समानता देखने को मिलती है वो एक हाथ में 5 उंगलियां ही देखने को मिलती हैं। उसके साथ ही दौड़ने की क्षमता और बरगद के पेड़ के ना दौड़ पाने की क्षमता भी एक लक्षण है। अगर देखें कि मनुष्य जो है उनमें दौड़ने की क्षमता होती है, ठीक है, कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। वहीं अगर देखें मनुष्य हैं या जितने भी जंतु हैं, वहीं अगर पेड़ों की तुलना की जाए तो बरगद का पेड़ जो है वो दौड़ नहीं सकता है, ठीक है। तो ये भी एक जो है बड़ा डिफरेंस है। अब हम देखेंगे कि कुछ लक्षणों को कैसे अन्य की तुलना में ज़्यादा मौलिक लक्षणों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हम विचार करें कि एक पत्थर की दीवार कैसे बनती है। दीवार में प्रयोग में लाए गए जो पत्थर हैं वो विभिन्न आकार प्रकार के होते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि ऊपर की ओर लगे पत्थरों का आकार प्रकार नीचे के पत्थरों को प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन निचले स्तर के पत्थरों के आकार से उनके ऊपर वाले पत्थरों का आकार अवश्य प्रभावित होगा। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर किसी बिल्डिंग को बनाना है, तो अगर किसी बिल्डिंग को बनाना है और नीचे का जो है जिसका मतलब कि ग्राउंड फ्लोर जो होता है उसका, वो छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर के बना हो या उसका एरिया थोड़ा सा कम है, और वही उसके ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर होगा उसको थोड़ा हैवी पत्थर या फिर उसको थोड़ा और ब्रॉड एरिया बड़ा करके उसको जो है बनाया जाएगा, तो कभी ना कभी वो नीचे वाले जो स्तर है उसको इफेक्ट ज़रूर करेगा अगर नीचे वाला मजबूत नहीं बना है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हैं यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर लगे पत्थर जीवों के उन लक्षणों के समान है जो जीवों के वृहदम वर्ग को निर्धारित करते हैं। अगर हम देखें कि जो है निचले स्तर पर लगे जो पत्थर हैं वही मेन बेस होते हैं, उसी से ही स्टार्टिंग होती है किसी भी ग्रुप को दूर से ही या किसी भी ग्रुप को जो है समझने की, कि यहाँ पे मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनमें क्या चीज़ समानता है, कौन से ऐसे लक्षण जो सामान्यता होंगे। ये लक्षण जीव के दूसरे किसी भी संरचनात्मक या क्रियात्मक लक्षण से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन उसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं तथा बाद के स्तर के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मतलब कहने का है कि जो इनका जो बेस है उसी के आधार पर ही जो है हम आगे, जैसे कि मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि बर्ड्स का ले लेते हैं, ठीक है, कि बर्ड्स दो लोग का अगर हम वर्गीकरण करें, मेजॉरिटी की बात की जा रही है, बड़े बड़े ग्रुप की बात की जा रही है, ठीक है। तो एनिमल्स का ले लें और बर्ड्स का ले लें। एनिमल्स और बर्ड्स में डिफरेंस इसलिए बर्ड्स को जो है बर्ड्स वाले ग्रुप में इसलिए रखा गया है, एनिमल को एनिमल में रखा गया है,
रीज़न ये है कि बर्ड्स में उड़ने के लिए पंख पाए जाते हैं, उनकी बॉडी थोड़ी हल्की होती है और वो हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेजॉरिटी लक्षण हमने देखे कि जितनी भी चिड़िया होती हैं, जितनी भी बर्ड्स होती हैं, उन सब में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा कि इनको बर्ड्स में रखा जाएगा। वही जो जंतु होते हैं वो जो है 4 पैर उनके होते हैं, ज़मीन पे चलते हैं, बाकी जितनी भी उनमें जो डिफरेंस हैं वो वहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये 2 बड़े डिफरेंस हमने कर लिए, जंतु और जो है पक्षी के बीच में हमने ये कर लिया। अब इसी के ही आधार पर हम अंदर जब जाएँगे, जैसे पक्षियों में और अंदर जाएँगे, तो अलग-अलग वैराइटीज़ के हमको हमको बर्ड्स देखने को मिलेंगी। उनकी बीक्स चेंज होंगी, उनके पंख चेंज होंगे, उनकी आवाज़ चेंज होगा। ठीक है, तो कई तरीके का उनका स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो इस तरीके से होगा। तो उसके बाद ठीक है, तो ये जो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक लक्षण से ये सब स्वतंत्र होंगे, लेकिन इसके बाद के स्तर के लक्षण पहले के स्तर के लक्षण पर तो निर्भर रहते हैं, लेकिन बाद के स्तर के प्रकार पर निर्धारित करते हैं। तो यही जो लक्षण हम लोग ने अभी देखे, यही आगे जा कर के हम इसको, अब जब चिड़ियों के बारे में हम लोग को थोड़ा सा पक्षियों के बारे में पता चल गया है, तो अब हम जंतुओं की तरफ नहीं जाएंगे। अब हम उनकी और डिटेल लेने के लिए उन्हीं में ही और अंदर जा कर के स्टडी करेंगे। ठीक इसी तरह हम जीवों के वर्गीकरण के लिए भी परस्पर संबंधी लक्षणों का एक पदानुक्रम बना लेते हैं। तो ये जैसे पक्षियों का किया है, वैसे ही जीवों में भी इसी तरीके से ही हम बना लेंगे। इसी तरीके से पौधों में भी किया जाएगा। आजकल हम जीवों के वर्गीकरण के लिए कोशिका की प्रगति से प्रारंभ करके विभिन्न परस्पर संबंधित अभिलक्षणों को दृष्टिगत रखते हैं। आइए हम ऐसे लक्षणों पर गौर करें। यानी यहाँ पे स्टार्टिंग सबसे पहले अगर जीवों की जो दिखाई जाती है, या यूं कहें कि वर्गीकरण जो किया जाता है, डिफरेंशिएट जो किया जाता है, तो इसकी स्टार्टिंग सेल से ही कर दी जाती है, जिसको हम लोग ने शुरू में ही थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन किया था। तो आइए देखते हैं कि सेल के बेस पर किस तरीके से वर्गीकरण हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, एक यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक समेत कुछ झिल्ली से घिरे कोशिकांग होते हैं। हम लोग ने शुरू में ही ये पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के बारे में, जिनमें जो डिफरेंशिएट हुआ था वो उनकी जो सेल थी उसको लेकर के हुआ था। तो यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, उनके केंद्रक समेत, केंद्रक को लेकर के बाकी जितने भी इनमें कोशिकांग पाए जा रहे हैं, सब एक झिल्ली, एक लेयर से घिरे रहते हैं, जिसके कारण कोशिकीय क्रिया अलग अलग क्रियाओं में दक्षता पूर्वक होती रहती है। मतलब अलग अलग कोशिकांग का जो जो काम होता है वो उसमें कोशिकीय क्रिया क्रिया जो होती है वो होती रहती है। यही कारण है कि जिन कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग और केंद्रक नहीं होते हैं, उनकी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं भी भिन्न होती हैं। तो यही है कि इस तरीके की जो कोशिकाएं होती हैं जिनमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होती या केंद्रक झिल्ली युक्त नहीं होता है, तो ऐसी कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं, और जिनमें ये सब होता है उनको हम यूकैरियोटिक कहते हैं। इसका असर कोशिकीय संरचना के सभी पहलुओं पर पड़ता है, जिसके अतिरिक्त केंद्रक युक्त कोशिकाओं में बहुकोशिक जीव के निर्माण की क्षमता होती है। जो केंद्रक युक्त कोशिकाएं होती हैं, जो कि लेयर्ड होती हैं, ठीक है, उनमें जो है झिल्ली पाई जाती है, तो वो उन सब में जीव निर्माण की क्षमता होती है। आगे जो है मतलब कि अगर देखा जाए तो दोनों में ही, चाहे वो बहुकोशिकीय जीव निर्माण की जो क्षमता है वो ऐसी सेल्स में पाई जाएंगी जिनकी जो है केंद्रक भी उनमें सुव्यवस्थित तरीके से जो है उपस्थित हो, और कोशिकांग भी पाए जाते हों झिल्ली युक्त। ठीक है, वही अगर हम देखें कि एक कोशिकीय जीव में ऐसी कोई भी संरचनाएं नहीं होती हैं, ठीक है, तो इस बेस पे उनकी जो बॉडी है उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब वे किसी खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो सकते हैं, इसलिए केंद्रक वर्गीकरण का आधारभूत लक्षण हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो वर्गीकरण के आधार पर एक तो कोशिका, दूसरा केंद्रक, ये दोनों ही एक वर्गीकरण का एक प्रमुख लक्षण हो सकता है। प्रश्न उठता है कि क्या कोशिकाएं अकेले पाई जाती हैं या फिर एक साथ समूहों में पाई जाती हैं या अविभाज्य समूह में मिलती हैं। तो 3 तरीके के यहाँ पे प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो देखिए, जो कोशिकाएं एक साथ समूह बनाकर किसी जीव का निर्माण करती हैं, उनमें श्रम विभाजन पाया जाता है। भाई इसमें हम लोग ने पढ़ा भी था कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं, जिनमें जो है कई सारी कोशिकाएं एक समूह बना करके जीव का निर्माण कर रही हैं, तो उनमें श्रम विभाजन होता है। यानी कि कोशिकाओं के जो समूह हैं वो ऊतकों का निर्माण करते हैं, और अलग अलग ऊतकों का अलग अलग काम डिवाइड पहले ही से कर दिया जाता है। तो उनका जो है उनकी जो श्रम जो है उसका विभाजन कर दिया जाता है कि किसको कौन सा काम करना है। कि मसल्स की जो है ऊतक हैं वो पेशी ऊतक है, उनका अलग काम है, और तंत्रिका ऊतक है, उनका अलग काम है। तो इस तरीके से अलग अलग हो जाएगा।
शारीरिक संरचना में सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं, बल्कि कोशिकाओं के समूह कुछ खास कार्यों के लिए विशिष्टीकृत हो जाते हैं। यही वजह है कि जीवों की शारीरिक संरचना में इतनी विभिन्नता होती है। तो अगर शारीरिक ऊपर से देखें तो हमें लगेगा कि सभी एक जैसे हैं, लेकिन अंदर ही वही अगर जीवों के अंदर देखें तो हमें अलग अलग बहुत तरीके की हमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। इसी के परिणाम स्वरूप हम पाते हैं कि एक अमीबा और एक कृमि की शारीरिक बनावट में कितना अंतर है। हालांकि दोनों ही छोटे हैं, लेकिन जहाँ तक अगर देखा जाए तो एक अमीबा एक कोशिकीय है, वही अगर कृमि को देखा जाए तो वो जो है वो कई जो है कोशिका से मिलकर के बना होता है। तो इन दोनों की शारीरिक बनावट में भी काफ़ी अंतर होता है। क्या जीव प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो यहाँ पे देखिए, स्वयं भोजन बनाने की क्षमता रखने वाले और बाहर से भोजन प्राप्त करने वाले जीवों की शारीरिक संरचना में भी आवश्यक भिन्नता पाई जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो भोजन बनाते हैं यानी कि पेड़ पौधे और जो जंतु जो उन पर निर्भर रहते हैं, उनमें कितनी असमानताएं होती हैं। इसी के साथ ही जो जीव पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जीव यानी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, उनमें शारीरिक संगठन किस स्तर का होता है? तो आपने ये देखा होगा कि उनमें जो शारीरिक संगठन है उनमें कई सारी जंतुओं की आप एक कोशिका से ही आप डिफरेंस कर सकते हैं। जंतु की कोशिका और जो पौधे की कोशिका होती है उसमें क्या क्या जो है डिफ्रेंशिएट क्या क्या ऐसी चीज़ें पाई जा रही हैं जो उनमें विभिन्नता प्रदर्शित करेगी। इसी के साथ साथ उसी तरह जंतुओं में किस तरह शरीर विकसित होता है और शरीर के विभिन्न अंग बनते हैं, इसके अतिरिक्त विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट अंग कौन कौन से हैं। तो हमने इन सब के बारे में थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरह विभिन्न लक्षणों का पदानुक्रम विकसित होता है। अलग अलग लक्षणों का जो स्टेप बाय स्टेप लक्षण जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो वर्गीकरण के लिए पौधों के शरीर के विभिन्न लक्षण किस प्रकार जंतुओं से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि पौधों का शरीर भोजन बनाने की क्षमता के अनुसार विकसित होता है, जबकि जंतुओं का शरीर बाहर से भोजन ग्रहण करने के अनुसार विकसित होता है। तो यही जो लक्षण हैं वही वर्गीकरण के आधार बन जाते हैं, और इसी के ही आधार पर हम देखेंगे। यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, उन्हें भी हम देख लेंगे। तो इसी के दौरान ही उपसमूह और फिर बाद में बड़े समूहों में विभाजन का आधार बनते हैं। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो आगे चल करके उपसमूह, पहले तो वर्ग में जो है अलग अलग कर दिया कि ये पौधों का वर्ग है, ये जंतुओं का वर्ग है। उसके बाद फिर उनमें अब पौधों में आगे उसी बेस पर हम और आगे स्टडी करेंगे तो उपसमूह बनेंगे और अलग जो है इनके वर्ग बनते चले जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे है कि जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण हो सकता है उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना। तो ये यहाँ पे पूछा गया है कि उनका निवास स्थान, उनकी कोशिका संरचना दोनों ही बेस हो सकते हैं किसी भी जीव के लक्षण के आधार पर उनका अगर वर्गीकरण किया जाए। जीवों के प्रारंभिक विभाजन के लिए किस मूल लक्षण को आधार बनाया जाता है? अगर प्रारंभिक विभाजन देखा जाए तो एक तो स्टार्टिंग सेल से हो जाती है, ठीक है, कोशिका से हो जाती है, और उसके बाद जो ऐसे लक्षण देखे जाते हैं जो सामान्यतः उनमें जो है ईजिली वो लक्षण जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में उनमें उपस्थित होते हैं। तो ये भी एक आधार है कि जीवों में प्रारंभिक विभाजन जो है वो कैसे किया जाएगा। फिर किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो आप जानते हैं कि जैसे वनस्पतियां जो होती हैं वो स्वयं भोजन बनाती हैं, ठीक है, और वही जो जंतु जो होते हैं वो जो है भोजन के लिए वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की वजह से ही पौधों में कई सारी चीज़ें उनमें जो है अलग होती हैं जंतुओं से। तो ये एक बड़ा जो है डिफरेंस है। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है वर्गीकरण और जैव विकास। अब वर्गीकरण में क्या क्या होगा उसे देखेंगे। सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। मेनली उनकी यही दो एक जो है प्राइमरी अगर देखा जाए कि शुरुआती तौर पर अगर डिफरेंस किया जाता है तो उनकी शारीरिक संरचना और उनके कार्य के आधार पर किया जाता है। जैसे अगर पौधे और जंतु में देखा जाए तो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही जंतु पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो ये उनका कार्य भी हो जाएगा, और उनकी शारीरिक संरचना भी काफ़ी डिफरेंस होती है क्योंकि पौधे एक ही जगह स्थिर रहते हैं, उनमें सेल वॉल वगैरह पाई जाती है, वही जंतु जो होते हैं वो मूवमेंट करते रहते हैं। शारीरिक बनावट में कुछ लक्षण अन्य लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। इनमें समय की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः जब कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो ये शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को प्रभावित करती है।
दूसरे शब्दों में शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में माना जाता है। जो पहले दिखाई देते हैं और जो मेजॉरिटी में दिखाए जाते हैं उन्हीं को ही हम मूल लक्षण के रूप में मानते हैं। इससे ये पता चलता है कि जीवों के वर्गीकरण का जैव विकास से कितना नज़दीकी संबंध है। जैव विकास अब है क्या, उसे जानते हैं, उसे जानने की कोशिश करें। हम जितने भी जीवों को देखते हैं वे सभी निरंतर होने वाले परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के स्वाभाविक परिणाम हैं जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए आवश्यक होते हैं। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले किसने बताया था? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, काफ़ी पूछा जाता है कि जैव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी? चार्ल्स डार्विन ने। और उन्होंने जो बुक लिखी वो क्या थी? द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। जैव विकास की इस अवधारणा को वर्गीकरण से जोड़ करके देखने पर हम पाते हैं कि कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर के आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। पहले प्रकार के जीवों को आदिम अथवा निम्न जीव कहते हैं, पहले जो प्राचीन काल में थे, जबकि दूसरे प्रकार के जो जीव हैं उनको उन्नत या उच्च जीव कहते हैं। लेकिन ये शब्द उपयुक्त नहीं है क्योंकि इससे उनकी विभिन्नताओं का ठीक से पता नहीं चलता। अगर हम ये जो है उच्च जीव और निम्न जीव बोलें तो इनकी विभिन्नताओं का ठीक से इन शब्दों से पता नहीं चलता है। इसके बजाय हम इनके लिए पुराने और नए जीव शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चूँकि विकास के दौरान जीवों में जटिलता की संभावना बनी रहती है, क्योंकि डेवलपमेंट तभी होगा जब उनमें और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। इसलिए पुराने जीवों को साधारण और नए जीवों को अपेक्षाकृत जटिल यानी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक जो टर्म है, पुराने और नए के अलावा यहाँ पे साधारण और जटिल भी कह सकते हैं। आदिम जीव किन्हें कहते हैं? ये तथाकथित उन्नत जीवों से किस प्रकार भिन्न है? तो आदिम जीव जो होंगे उनमें, जैसे हम लोग अभी आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक कोशिकीय जीव अगर अमीबा है उसके बाद फिर वो बहुकोशिकीय कैसे बना, वही सारी चीज़ें अमीबा में भी उपस्थित थी, वही न्यूक्लियस, वही सारे कोशिकाएं, कुछ ना कुछ उसमें भी ऑलरेडी, क्योंकि वो सारी प्रक्रिया जो एक बहुकोशिकीय में हो रही है वो उसमें भी हो रही हैं, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं वो जो है कम डेवलप्ड है। वही जैसे जैसे उसमें मतलब कि डेवलपमेंट होता जाता है फिर वो एक बहुकोशिकीय जब बन करके तैयार होएगा तो जो है उसमें सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें, लेकिन वो एक उन्नत तरीके की होंगी। तो यही है, क्या उन्नत जीव और जटिल जीव एक ही होते हैं? तो ये जो उन्नत और जटिल जीव होते हैं वो एक ही होते हैं, ये कहना थोड़ा सा मतलब कि इसको हम आगे जब और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे तो इस आधार पर हम इसका आंसर और अच्छे से दे सकते हैं। तो पहले हम उससे डिस्कस करके देख लेते हैं। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि वर्गीकरण में जो समूह जो बनते हैं वो किस आधार पर बनते हैं, तो इनकी संरचना, इसमें जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो वैज्ञानिक हैं बहुत पूछे जाते हैं, जैसे अर्नेस्ट हैकेल हैं 1894 इनकी टाइम में, रॉबर्ट विटेकर हैं, कार्ल वोस हैं नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे जीवों को जगत यानी किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो जितने भी सजीव हैं उनको किंगडम यानी जगत में जो वर्गीकृत करने का जो श्रेय जाता है वो किसको? अर्नेस्ट हैकेल, रॉबर्ट विटेकर और कार्ल वोस को जाता है। तो इनमें सबने अलग अलग तरीके से जो है प्रयास किया है विभाजन का। तो इसमें सबसे पहले आते हैं विटेकर। विटेकर के द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण में 5 जगत हैं। विटेकर ने जो किंगडम बनाए वो 5 किंगडम बनाए, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। ये समूह कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके तथा शारीरिक संगठन के आधार पर बनाए गए। किसके आधार पर? ये मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि विटेकर के जो 5 जगत 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है इनमें कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया हैं। और ये किस आधार पर हैं? तो ये कोशिकीय संरचना, पोषण के स्रोत और तरीके और शारीरिक संगठन के आधार पर ये बनाए गए हैं। वही वोस ने अपने वर्गीकरण में मोनेरा जगत को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया है। यही 5 ही जगत हैं। इनको आगे जो वोस हैं उन्होंने जो मोनेरा है उसको आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया है।
पुराने समय के बैक्टीरिया और न्यू जो है उसमें जो भी चेंजेस हुए उसको। तो ये आर्की बैक्टीरिया और आदिम बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया जो अभी जो न्यूली बैक्टीरिया उनमें बांट दिया है। तो इस तरीके से इनका जो है वो 6 क्लासिफिकेशन हो गया। पुनः विभिन्न स्तरों पर जीवों को उप समूहों में वर्गीकृत किया गया। फिर और आगे जितने भी साइंटिस्ट आते गए उन्होंने इन जीवों को और भी ज़्यादा जो है उप समूहों में वर्गीकृत किया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देख ले जैव विविधता क्या है। जैव विविधता से तात्पर्य विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता से है। तो अगर देखें बायोडाइवर्सिटी वो होती है जो जीवों में जीव रूप जो होते हैं उनमें जो डिफरेंस जो डाइवर्सिटी जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उनके आधार पर होती हैं। तो जैसे कि ये शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव रूपों की ओर इंगित करता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि ये एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय अस्तित्व में आता है। इसका क्या परिणाम निकलता है कि अलग अलग तरीके की जो प्रजातियां हैं उनका स्थायी समुदाय भी अस्तित्व में आता है। आधुनिक समय में मनुष्य ने इस समुदाय के संतुलन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वास्तव में किसी समुदाय की विविधता भूमि जल जलवायु जैसी कई चीज़ों से प्रभावित होती है। अगर कोई समुदाय कोई ग्रुप है उसकी अगर विविधता उसमें जो है डाइवर्सिटी है वो अगर चेंज हो रही है तो उस पर इफेक्ट जो डालने वाले हैं वो भूमि है, आवास है, जल है और जलवायु, ठीक है, जैसी कई चीज़ों से ये प्रभावित होती हैं। ऐसे मोटे अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर जीवों की करीब 1 करोड़ प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि हमें सिर्फ 10 लाख या 20 लाख प्रजातियों की ही जानकारी है। पृथ्वी पर कर्क रेखा मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में जो गर्मी और नमी वाला भाग है वहाँ पौधे और जंतुओं में काफ़ी विविधता पाई जाती है। आपने देखा होगा कि ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे गर्मी, क्योंकि वहाँ सूर्य की जो है किरणें हैं वो सीधे पड़ती हैं, और नमी वाला भाग है तो वहाँ पौधे और जंतुओं की काफ़ी विविधता पाई जाती है। तो वहाँ पे इसी वजह से आता है ये जो क्षेत्र होते हैं उनको मेगा डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र भी कहा जाता है। वहाँ बहुत ही अलग अलग तरीके की विविधताएं और भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। पृथ्वी पर जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग कुछ एक देश जो हैं वहाँ पे है। ये क्वेश्चन की दृष्टि से इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से देश हैं, जैसे ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मेक्सिको, जायरे, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया और मलेशिया में केंद्रित है। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे जैव विविधता का आधे से ज़्यादा भाग यहाँ पे पाया जाता है। तो डिफ्रेंशिएशन जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो किंगडम है उनको अगर क्लासिफिकेशन होता है तो किस आधार पर किसी भी जीव को जो है वो रखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे जो जगत किंगडम है उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, सबसे पहले फाइलम आएगा, ठीक है। फाइलम में जंतु को रखा जाएगा जिसमें वो जंतु एनिमल है या प्लांट है ये रखा जाएगा। डिवीज़न पादप, वही मतलब कि यहाँ पे जो फाइलम है वो 2 तरीके का होगा, या तो जंतु होगा या फिर उसको डिवीज़न, फाइलम डिवीज़न में जंतु या पादप जो भी होगा दोनों में से उसको रखेंगे। वर्ग में किस क्लास रखी जाएगी, किस क्लास का है गण, उसका गण बताया जाएगा, ठीक है। उसकी कुल बताई जाएगी कि इसकी जो फैमिली है वो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्लासिफिकेशन ये बताता है कि एक बड़ी सी जो है मेजॉरिटी में, जैसे मान लीजिए हमने लिया जंतु में वो जंतु जो है वो किस वर्ग का है, यानी कि अगर वो जंतु है तो वो चीते, मान लीजिए जंतु लिया है, ठीक है, तो बिल्ली है या चीते वगैरह का जो ग्रुप है तो वो चीते के साथ आ रहा है या फिर जो है बब्बर शेर के साथ आ रहा है, तो ये इनका क्लास हो जाएगा। फिर उनका गण, उनमें जो है वो उनका कौन सा ग्रुप होगा, या अगर जो है बिल्ली और बिल्लियों को अलग जो है फिर और जो चेंजेस होते हैं तो इसके आधार पर बिल्लियों को अलग जो है स्टडी की जाती है, चीते को अलग की जाती है। फिर उनकी जो फैमिली है उसकी फैमिली को देखा जाता है, उनकी नेमिंग कर दी जाती है कि उनकी फैमिली में कौन आएगा। फिर उनका जो है वंश, यहाँ पे वंश देखा जाता है और इसके बाद उनकी जाति देखी जाती है। ये जो वंश और जाति होगी, ठीक है, इसी के बेस पे इनकी नेमिंग होगी। तो यहाँ पे इनका जो जीनस और स्पीशीज़ होती है यही उनका नाम होता है। जैसे कि आपके पास अगर जो है मान लीजिए हम मेंढक ले लेते हैं तो मेंढक का नाम होता है साइंटिफिक राना टिग्रीना, ठीक है। तो राना टिग्रीना अगर इसका जो है नाम है तो आप देखेंगे कि जो राना है वो वंश यानी जीनस में रखा जाता है, जो जाति स्पीशीज उसकी क्या है
टिग्रीना है। तो यानी कि ये जो टिग्रीना जो जाति में जितने भी मेंढक आएंगे वो जो है उनके अपना अलग अलग उनके नाम जो है वो उनके पीछे टिग्रीना ही जाति रखी जाएगी। तो इस तरीके से ये पूरा एक जंतु को ले लिया जाता है और उसके बारे में कि एक पूरे जो है समूह में उसमें क्या क्या सीधे मतलब उसकी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक फिर धीरे धीरे चेंजेस होते होते फाइनली उस तक पहुंच ही जाया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है, बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके बेस पर हम एक समूह में उपस्थित किसी भी जीव की आसानी से उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो पदानुक्रम दिया गया है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले कौन आता है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आता है, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि इनका जो ये स्टेप दिया गया है ये इसी ऑर्डर में रहता है। यानी कि अगर कोई भी अगर जो है ऑर्डर पूछ लिया जाए कि पदानुक्रम का, जीवों के जो पदानुक्रम है उसका ऑर्डर क्या होता है, तो सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फाइलम या डिवीज़न, फिर क्लास, फिर गण, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज़। अगर हम ये चाहें कि किंगडम के बाद स्पीशीज़ कर दें तो गलत हो जाएगा। तो ये उनका पूरा एक ऑर्डर है। ठीक है, इसके बाद है अब है कि ये वर्गीकरण की आधारभूत इकाई तक पहुंच जाते हैं। तो फाइनली ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम जो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई वहां तक हम पहुंच जाएंगे। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जाति यानी स्पीशीज है। तो अतः किन जीवों को हम एक जाति के जीव कहेंगे? एक ही जाति के जीवों में बाह्य रूप से काफी समानता होती है तथा वे जनन कर सकते हैं। इसके बाद है विटेकर आते हैं। तो जो आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रस्तुत जगत वर्गीकरण की जो 5 प्रमुख विशेषताएं हैं, हाँ 5 प्रमुख विशेषताओं के बेस पे उन्होंने जो है किंगडम बनाया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो उनके बेस पे एक एक करके हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला है मोनेरा। मोनेरा जो है इन जीवों में ना तो संगठित केंद्रक होता है। तो आप देखेंगे कि जो मोनेरा के जो जीव होते हैं उनमें केंद्रक जो होता है वो भी सुव्यवस्थित नहीं होता है, इसमें झिल्ली नहीं पाई जाती है। जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके जो है जो कोशिका द्रव होती है उसमें तैरता रहता है। कोशिकांग होते हैं और ना ही उनके शरीर बहुकोशिक होते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ना तो उनका केंद्रक सुसंगठित होता है, ना ही उनमें कोशिकांग पाए जाते हैं और ना ही वो बहुकोशिक होते हैं। तो ये किस में आएंगे? मोनेरा में आएंगे। यहाँ पे जितने भी आ रहे हैं इन्हीं के ही आधार पर वर्गीकरण होगा, इसलिए यहीं पे ही समझ लें ताकि आगे जो क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें जो है फिर से इसको मतलब कि इसको रिमाइंड करने में आसानी होगी। इनसे पाई जाने वाली विविधता अन्य लक्षणों पर निर्भर करती है। इनमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो मोनेरा में कुछ ऐसे जो है जंतु आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल पाई जाती है तथा कुछ में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण मोनेरा वर्ग के जीवों की शारीरिक संरचना में आए परिवर्तन तुलनात्मक रूप से बहुकोशिक जीवों में कोशिका भित्ति के होने या ना होने के कारण आए परिवर्तनों से भिन्न होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक सेल वॉल जो है वो जो है वो कितना डिफरेंस इसमें क्रिएट कर रही है मोनेरा से, और जितने भी बहुकोशिकीय जीव जो हैं उनमें आए हुए जो चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो और इनकी जो क्वालिटीज़ हैं जैसे कि पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकते हैं। तो जो मोनेरा हैं वो स्वपोषी, इनमें आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो स्वपोषी भी हो सकते हैं, यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाने वाले। विषमपोषी भी हो सकते हैं, दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले। उदाहरण में जैसे जीवाणु आएंगे, नीली हरी शैवाल अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, अथवा इन्हीं को ही नीली हरी शैवाल जो होते हैं इन्हीं को ही साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। और फिर माइकोप्लाज्मा। कुछ उदाहरणों को जो है यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है, इसे देख लिए। ये है बैक्टीरिया, ठीक है, और ये है एनाबीना नॉस्टॉक जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नीली हरी शैवाल। ठीक है, तो ये थे मोनेरा के कुछ जो है यहाँ पे एनिमल्स का दिखा दिया गया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या खासियत होती है? इसमें भी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज चेंज है, इसमें जीव एक कोशिकीय हैं लेकिन क्या है? यूकैरियोटिक है। तो हम लोग ने ये पढ़ा था प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? जो न्यूक्लियस या कोशिकांग जो होते हैं वो सुसंगठित होते हैं, वो झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, तो यानी कि प्रोटिस्टा में आने वाले जितने भी जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इस वर्ग में तो ये एक डिफरेंस भी हो गया। इस वर्ग में कुछ जीवों में गमन के लिए सीलिया पाए जाते हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो कि मूवमेंट भी करते हैं, उनमें मूवमेंट के लिए सीलिया फ्लैजेला नामक संरचनाएं पाई जाती हैं। ये स्वपोषी और विषमपोषी दोनों ही तरह के होते हैं, स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी होते हैं।
जैसे उदाहरण में एक कोशिक शैवाल इसमें आ जाएंगे, और डायटम आ जाएंगे, और प्रोटोजोआ इत्यादि आ जाएंगे। तो यहाँ पे पिक्चर में भी देख लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, पैरामीशियम का है। आप यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे आप देख लिए, ये सीलिया है। सीलिया के द्वारा जो पैरामीशियम होता है वो मूवमेंट करता है। जलधानी इसकी यहाँ पे दी गई है, वैक्यूल। अच्छा जो ये पैरामीशियम होता है इसको जो है द्विकेंद्रीय भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दो केंद्रक होते हैं। गुरु केंद्रक, ये जो बड़ा वाला जो होता है वो गुरु केंद्रक होता है, और इसके आगे जो होता है वो छोटा वाला वो सूक्ष्म केंद्रक होता है। फिर इसमें इसका मुंह होता है, और भोजनधानी होती है, साइटोपाइज होती है, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये पैरामीशियम हो गया। इसके बाद है अमीबा। तो अमीबा में भी आप इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरीके का होगा। और फिर लास्ट में आता है यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना जो होता है इसमें दो तरीके, इसको जो है प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहा जाता है, कनेक्टिव लिंक कहा जाता है। रीज़न ये है क्योंकि जो यूग्लिना होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो गुण होता है वो प्लांट का होता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाता है। दूसरा, इसमें जो फ्लैजुला पाया जाता है वो जो है सिंबल होता है एनिमल का, क्योंकि ये जो है एनिमल की तरह मूवमेंट करता है। तो इस वजह से इसे प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो ये थे प्रोटोजोआ में कुछ जो है इसके जो प्रोटिस्टा है उसके कुछ एनिमल के सिंबल्स दिए गए थे। नेक्स्ट आते हैं फंजाई। फंजाई जो होते हैं ये विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव हैं। फंजाई भी यूकैरियोटिक, तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो मोनेरा हैं उन्हीं के साथ ही खाली प्रोकैरियोटिक यूज़ हुआ, बाकी जितने भी अभी आएंगे आगे जितने बढ़ते जाएंगे सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। यानी कि मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा, फंजाई और जो प्लांटी एनिमल या जो भी आएगा वो भी जो है यूकैरियोट भी होंगे, यूकैरियोट ही होंगे। तो ये विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। इनमें से कुछ पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहते हैं। कई अन्य अतिथेय जीव के जीवित जीवद्रव्य पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं। कई ऐसे होते हैं जो है दूसरे जीवों पर अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए उन पर रहते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। तो जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन पर रहते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। इनमें से कई अपने जीवन की विशेष अवस्था में बहुकोशिक क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। तो इनमें कई ऐसे जो है फंजाई होते हैं जो अपनी जीवन की अवस्था में बहुकोशिकीय हो जाते हैं। फंजाई अथवा कवक में काइटिन नामक जटिल शर्करा पाई जाती है। यहाँ पे ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि काइटिन जो है वो क्या फंजाई और जो फंजाई या कवक जो होते हैं उनमें जो लेयर जो होती है जिनसे जो उनको जो है उनको एक तरीके से देखें कि आघातों से बचाने का जो काम करती है, तो यहाँ पे जो लेयर उनमें पाई जाती है वो कौन सी होती है, काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो एक मोटी मोटी तौर पर एक क्वेश्चन ये हो जाता है कि जो फंजाई में या यहाँ पे कहें कि कवक में जो कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो काइटिन की बनी होती है। अब इसके एग्जाम्पल में जो फंजाई है उसमें आएंगे यीस्ट, मोल्ड और मशरूम। तो नीचे पिक्चर भी देख लेते हैं। तो ये वाली जो है पहली वाली ये है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, पेनिसिलियम, ठीक है, और एगेरिकस, ये मशरूम हो जाएगा। तो ये सब ये फंजाई के एग्जाम्पल हो गए। इसके बाद आते हैं फंजाई में ही कुछ और भी यहाँ पे दिखाए गए, जैसे कवकों की कुछ प्रजातियाँ नीली हरी शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया के साथ स्थायी अंतर संबंध भी बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो है स्थायी जो अंतर संबंध ये बनाती हैं, इंटर रिलेशंस ये रखती हैं आपस में, इसी को ही जो है सहजीविता कहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये रखते हैं, कौन, कवक और कुछ जो नीली हरी शैवाल के साथ। ऐसे सहजीवी जो जीव होते हैं उन्हीं को यहाँ हम लाइकेन कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लाइकेन होते हैं वो कवक और फंजाई के बीच की कड़ी होते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्टिव लिंक होते हैं कवक और फंजाई के बीच की। तो इसमें कवक और नीली हरी शैवाल मिलकर के लाइकेन जो है वो बनते हैं। लाइकेन के बारे में आपने ये सुना भी होगा कि एक जो ये पॉलिटेंट सूचक की तरह भी कार्य करता है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का। तो ये लाइकेन अक्सर पेड़ों की छालों पर रंगीन धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लांटी। प्लांटी में है, इस वर्ग में कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिक यूकैरियोट आते हैं। इसमें भी वही यूकैरियोट अब तो हर जगह यूज होगा, तो ये कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल वाले बहुकोशिकीय जीव यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से जो और थोड़ा सा जो है बढ़ने लग जाएगा बहुकोशिकीय जीवों का। ये जो होते हैं ये स्वपोषी होते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का प्रयोग करते हैं। इस वर्ग में सभी पौधों को रखा गया है, जितने भी पौधे हैं उन सबको प्लांटी में रखा गया है। चूँकि पौधे और जंतु सर्वाधिक दृष्टिगोचर होते हैं,
अतः इन उपवर्गों की चर्चा बाद में करेंगे, क्योंकि देखिए इसके बारे में कहा गया इनकी जो उपवर्ग हैं उनकी चर्चा इसलिए बाद में करेंगे क्योंकि जो प्लांट और जो जंतु होते हैं, जीवधारी जो होते हैं, वो ज़्यादा मेजॉरिटी में जो है पाए जाते हैं ना, इस वजह से। अब यहाँ पे जो ये जो चार्ट है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले जो जीवधारी हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। हमने पढ़ा है कि प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस और जितने भी कोशिकांग होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, वही यूकैरियोटिक में सब डेवलप्ड होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं। तो अब आगे चल करके यूकैरियोटिक डिवाइड होते हैं। यूकैरियोटिक दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिका वन सेल से मिलकर बने होते हैं, कई सारी सेल से। तो वन सेल से जो मिलकर बने होते हैं उनमें प्रोटिस्टा आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में और मोनेरा प्रोटिस्टा दोनों ही इसमें आ जाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए, क्योंकि मोनेरा को इसलिए भी नहीं रखा गया है क्योंकि मोनेरा को थोड़ा सा और अलग से पढ़ा जाता है, इसलिए इसको यहाँ से हटा दिया गया। फिर आते हैं बहुकोशिकीय में। बहुकोशिकीय जो है उनको दो पार्ट में फिर डिवाइड किया है, कोशिका भित्ति सहित और कोशिका भित्ति रहित, यानी जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब सेल वॉल जिनमें नहीं पाई जाती है उनमें एनिमलिया आ जाएंगे। एनिमलिया जो होते हैं उनमें खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसमें हम लोग ने पिछले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस भी किया है। अब कोशिका भित्ति सहित जो होंगे उनमें कौन कौन से होंगे, प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले और प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम। तो जो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते उनमें फंजाई आ जाएंगे और जो करते हैं उनमें प्लांटी आ जाएंगे। तो ये था कि 5 जगत वर्गीकरण जो था किसका, आर.एच. विटेकर का, वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। और इसमें जो नेक्स्ट आएगा वो होगा एनिमलिया। ठीक है, जैसे कि पहले ही ये कहा गया है कि जो एनिमलिया यानी कि जो जीवधारी और प्लांट जो हैं इनका ये थोड़ा सर्वाधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनका थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से इनके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लें एनिमलिया के बारे में, उसके बाद आगे थोड़ा सा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करेंगे। और इसके बाद जो हम लोग थोड़ा सा अच्छी तरीके से ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे वो हम प्लांटी के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमलिया के बारे में देख लेते हैं। इस वर्ग में ऐसे ऐसे सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इस वर्ग के जीव विषमपोषी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अपना भोजन जो है वो पौधों पर निर्भर करते हैं, पौधे या जंतुओं पर, तो उनसे प्राप्त करते हैं। इस वर्ग की चर्चा हम बाद में करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉड है, तो इसमें बाद में करेंगे। तो पहले हम प्लांटी के बारे में देख लें। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसे भी देख लीजिए। मोनेरा अथवा प्रोटिस्टा जैसे जीवों के वर्गीकरण के मापदंड क्या हैं। आपने देखा कि मोनेरा और प्रोटिस्टा जो है मोनेरा ही में जो प्रोटिस्टा है और मोनेरा है वो दोनों एक ही में ही हैं। ठीक है, तो इसी वजह से दोनों एक ही हैं एक तरीके से देखा जाए। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग ने देखा था काफ़ी सारी चीज़ें, बैक्टीरिया वगैरह, उन सब के बारे में हम लोग ने अच्छे से डिस्कस किया है। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को आप किस तरह से किस जगत में रखेंगे। यूकैरियोटिक जीव प्रकाश संश्लेषण वाले एक कोशिकीय, यानी कि जो युगलीना वगैरह जो था, तो युगलीना को हम लोग ने जो है उसके बारे में तो ये सब जितने भी युगलीना, पैरामीशियम वगैरह, अमीबा, ये सब प्रोटोजोन्स जो थे वो उन सब को प्रोटिस्टा में रखा गया था। ठीक है, फिर है कि वर्गीकरण के विभिन्न पदानुक्रम में किस समूह में सर्वाधिक समान लक्षण वाले सबसे कम जीवों को और किस समूह में सबसे ज़्यादा संख्या वाले जीवों को रखा गया है। तो इसे अब आगे जब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तब ये कंप्लीट, ये वाला जो क्वेश्चन है वो और क्लियर हो जाएगा कि किस में कम को रखा गया है, किस में ज़्यादा को रखा गया है। तो आपने पहली चीज़ जो कम वाला है वो तो पहले ही क्लियर हो गया, जो कि मोनेरा को आपने, जो प्रोटेस्टा है उसको आपने देखा है। अब जो जिसमें सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं वो भी आगे देखेंगे। तो इसमें जो सबसे ब्रॉड स्टडी होती है वो प्लांटी और एनिमलिया की होती है। तो पहले हम प्लांटी की करेंगे। पौधों में प्रथम स्तर पर वर्गीकरण इन तथ्यों पर आधारित है कि पादप शरीर के प्रमुख घटक पूर्ण रूपेण विकसित एवं विभेदित हैं। पादप शरीर जो होते हैं इनके जितने भी घटक होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित होते हैं और विभेदित होते हैं। उनमें मतलब कि उनको अलग अलग किया जा सकता है, अलग अलग उनकी स्टडी हो सकती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वर्गीकरण के आधार पर कि वो जो है अलग अलग उनके जो पोर्शंस हैं वो अलग अलग विभेदित हैं कि नहीं हैं। ठीक है, वर्गीकरण का अगला स्तर पादप शरीर में जल और अन्य पदार्थों को संवहन करने वाले विशिष्ट ऊतक, जो संवहन मंडल के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था पिछले चैप्टर में। तो ये दूसरा स्टेप होता है जो इनके वर्गीकरण का कारण बनता है। ठीक है, उसका आधार बनता है। फिर इसी के बाद ही आता है तत्पश्चात वर्गीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत ये देखा जाता है कि पौधों में बीज धारण की क्षमता है अथवा नहीं। फिर तीसरा स्टेप ये देखा जाता है कि जो पौधे हैं वो बीज धारण करते हैं, कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। यदि बीज धारण की क्षमता है तो बीज फल के अंदर विकसित है या नहीं, ये चौथा स्टेप हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है प्लांट को डिवाइड किया गया है उनके और जो है उपसमूहों में। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला है थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा में है, इन पौधों की शारीरिक संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के क्या है, शारीरिक संरचना इनकी इनकी जो है उनमें विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। इस वर्ग के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। विभेदीकरण का मतलब आप यहाँ पे इतना समझ लीजिए कि थैलोफाइट्स में जितने भी आएंगे प्लांट, उनमें आप ये नहीं पता कर पाएंगे कि उनकी रूट कहाँ से निकली है, उनमें स्टेम है, लीफ है, फ्लावर है, या जो है मतलब कि फ्रूट वगैरह है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बस इतना पता चलेगा कि वो एक जो है थैलस के फॉर्म में, एक जो है थैलस के फॉर्म में एक कोई ग्रीन ग्रीन चीज़ है। ठीक है, तो इसमें मोस्टली क्या आते हैं, शैवाल आते हैं। तो ये मुख्य रूप से जल में पाए जाते हैं। उदाहरण में आपके आएंगे यूलिथ्रिक्स और क्लैडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगारा, कारा। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे। इनके आप पिक्चर भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहली जो है वो है यूलिथ्रिक्स, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर होता है। क्लैडोफोरा ऐसे होते हैं। उसके बाद आएंगे, ये है जो लीफ जैसा स्ट्रक्चर है वो अल्वा का है, और ये स्पाइरोगायरा का है। और इसी के साथ ये जो लास्ट वाला है वो है कारा का। ठीक है, तो ये है थैलोफाइटा यानी कि शैवाल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं, नेक्स्ट है ब्रायोफाइटा। जो थैलोफाइटा के बाद में थोड़ा सा जो उनमें जो अलग अलग चीज़ें थोड़ी सी दिखाई देने लग जाती हैं वो आती हैं ब्रायोफाइटा, थोड़ा और डेवलप्ड। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। ये पादप, तना और पत्ती जैसी संरचना में विभाजित होता है। तो आपने देखा कि थैलस के बाद जो थोड़ा सा विकसित रूप अगर है तो वो ब्रायोफाइटा का है, जिसमें हम पादप के तना, पत्ती जैसी संरचना हम देख सकते हैं उसमें। इसमें पादप शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल तथा दूसरी चीज़ों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक इसमें नहीं। अब इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो अगला स्टेप जो होगा उसमें वेस्कुलर बंडल पाए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे इसमें आएंगे मॉस, फ्यूनेरिया और मार्केंशिया। इनको यहाँ पे पिक्चर में भी देख लीजिए। पहला है यहाँ पे एरिक्सिया दिखाया गया है। उसके बाद है ये मार्केंशिया का है और ये फ्यूनेरिया का है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य ब्रायोफाइट्स थे जिसमें एग्जाम्पल पूछा जाता है कि जो है फ्यूनेरिया किस जो है प्लांट के किस सब सेक्शन में, किस उप समूह में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है टेरोडोफाइटा। टेरोडोफाइटा जो होते हैं इस वर्ग के पौधों का शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित होता है। क्योंकि जड़, तना, पत्ती में विभाजन तो ब्रायोफाइट से ही स्टार्ट हो गया था। तो अभी ब्रायोफाइट्स में खाली तना और पत्ती था, और टेरोडोफाइट में जड़ भी आ गई। ठीक है, इनमें शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जल और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए इसमें संवहन ऊतक भी पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल टेरिडोफाइट्स में भी पाए जाते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से अब डेवलपमेंट देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में है इसमें मार्शीलिया है, फर्न है और हॉर्सटेल इत्यादि। तो फर्न आपने देखा भी होगा, फर्न को ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में जो है कई जगह पे इनको रखा भी जाता है, सजा करके सजावटी रूप में इसको रखा जाता है। घरों में भी इसको जो है, क्योंकि इसमें ज़्यादा धूप की ज़रूरत तो होती नहीं है। इन तीन समूहों के पौधों में जननांग अप्रत्यक्ष होते हैं तथा इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। हाँ, ये जो तीनों समूह आपने देखे, फर्न का देखा और जो है सॉरी फर्न नहीं, यहाँ पे आपने देखा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों समूह के जो पौधे होते हैं इनमें जननांग जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। ठीक है, इनमें जो बीज होते हैं वो उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक, और ये इसलिए बीज उत्पन्न करने की क्षमता इनमें नहीं होती, इस वजह से इनको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम कहते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रिप्टोगैम के अंतर्गत कौन कौन से समूह आएंगे, तो आपके थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट आएंगे। दूसरी ओर वे पौधे जिनमें जनन अंग पूर्ण रूप से विकसित एवं विभेदित होते हैं, जनन अंग देखने को मिलते हैं कि कौन से मेल पोर्शन है, कौन सा जो है प्लांट का मेल पोर्शन है, कौन सा फीमेल पोर्शन है, तथा जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न करते हैं। तो जो बीज उत्पन्न करते हैं उन्हें फेंड्रोगैम कहलाते हैं। ठीक है, यानी प्लांटेज होते हैं उसको फाइव उसको समूह में जो है 5 पोर्शन में इसको डिवाइड किया जाता है, जिनमें से 3 जो होते हैं थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, इनको हम क्रिप्टोगैम में पढ़ते हैं, यानी कि जिनमें जननांग अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता उनमें नहीं होती है। और बाकी के जो 2 हैं जिनमें हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये जो होते हैं उनको फेंड्रोगैम में रखा जाता है, क्योंकि इनमें जननांग जो होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं और जनन प्रक्रिया के बाद जो है ये जो है बीज भी विभेदित होते हैं अलग अलग अपने पोर्शन में, और वो जो है बीज भी उत्पन्न करते हैं।
तो ये जो फेंड्रोगैम होते हैं ये लैंगिक जनन के बाद ये जो है बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इनमें बीज जो है वो लैंगिक जनन के बाद होता है और बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो बीज के अंदर ही जो है भ्रूण भी होता है, उसके साथ जो इकट्ठा हुआ जो खाद्य पदार्थ होता है वो भी होता है इसमें। और यहाँ पे जिसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, कुछ टेरोडोफाइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया, उसे देख लीजिए। फिर आगे देखते हैं, ये मार्शीलिया का है। ठीक है, जिसमें जड़ तना, आप इसमें तीनों चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, जड़ तना पत्ती। वही ये फर्न का स्ट्रक्चर है, ये जो है फर्न होता है जिसको ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में घरों में या फिर जो है जो स्कूल्स वगैरह जो होते हैं उसमें अक्सर करके आपको ये देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही ये जो है फेंड्रोगैम होते हैं, ये जो इनके बीज होते हैं उनमें बीज में स्टोरेज फूड थोड़ा स्टोर करके रखते हैं, जो कि उसका उपयोग भ्रूण के प्रारंभिक विकास एवं अंकुरण के समय होता है। बीज की अवस्था के आधार पर इस वर्ग के पौधों को पुनः 2 वर्गों में विभक्त किया जाता है। अब ये जो बीज की जो अवस्था है वो किस फॉर्म में है, इसकी बेस पे इन जो है फेंड्रोगैम्स हैं इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले है जिम्नोस्पर्म और दूसरे हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे होते हैं, यानी कि जो बीज होती है वो नग्न होती है, वो कवरिंग में नहीं होती है। इसका मतलब सीधा सा यही होगा कि इसमें फ्रूट नहीं बनता होगा, फ्रूट के अंदर कवर नहीं रहती है। दूसरा एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में जो बीज होती है फल के अंदर बंद बीज उत्पन्न करने वाले ये पौधे होते हैं, यानी बीज जो होती हैं वो क्या होती है, फल के अंदर बंद होती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म इस शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्द जिम्नो तथा स्पर्मा से मिलकर हुई है, जिसमें जिम्नो का अर्थ है नग्न तथा स्पर्मा का अर्थ है बीज, अर्थात इसमें नग्न बीजी पौधे भी इन्हें कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म को नग्न बीजी पौधे भी कहा जाता है। ये पौधे बहुवर्षीय सदाबहार तथा काष्ठीय पौधे होते हैं। बहुवर्षीय सदाबहार यानी कि ये जो है सदाबहार होते हैं और कई वर्षों तक के रहते हैं और हमेशा इसमें जो है फल जो भी है मतलब बीज रहित वो एकदम खिले रहते हैं। ठीक है, सदाबहार रहते हैं। काष्ठीय पौधे होते हैं, इनमें लकड़ी प्राप्त हो जाती है। एग्जाम्पल में पाइनस और साइकस आते हैं। ठीक है, तो इनका जो है कोन होता है, पाइनस का कोन और साइकस का, ये आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है नग्नबीजी जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। अब जो नेक्स्ट है वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, ये भी 2 ग्रीक शब्दों एंजियो और स्पर्मा से मिलकर के बना होता है। एंजियो का अर्थ है ढका हुआ और स्पर्मा का अर्थ है बीज, यानी बीज जो है वो ढका हुआ। इन्हें पुष्पी पादप भी कहा जाता है। ठीक है, तो उनको जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनको नग्नबीजी जो है पादप कहा जाता है, इन्हें पुष्पी पादप कहा जाता है, अर्थात इन पौधों के बीज फलों के अंदर ढके रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय के अंदर होता है, जो ओवरी होती है उसके अंदर जो है जो बीज होते हैं उनका विकास होता है, जो बाद में फल बन जाता है। और बीजों में जो बीजपत्र होता है वो जो बीजपत्र होता है, ये आप यहाँ पे देखिए, एक बीजपत्री का यहाँ पे ये दिखाया गया है। ठीक है, बीजपत्र जो होता है जो कि बीज के अंकुरण के पश्चात हरा हो जाता है। ये जो बीजपत्र इसमें पाया जाता है वो जब बीज का अंकुरण होता है तो ये हरा हो जाता है। और बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म वर्गों को 2 भागों में जो है बांटा गया है। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, सॉरी, बीज की स्थिति के आधार पर कि बीज जो है नग्न है यानी फ्री फॉर्म में है या फिर कवरिंग के अंदर है, तो हमने जो प्लांट है फेंड्रोगैम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। ठीक है, वही एंजियोस्पर्म में जब हम आए तो एंजियोस्पर्म में हमने देखा कि पुष्पी पौधा यानी कि ओवरी के अंदर बीज जो हैं वो सुरक्षित हैं। ठीक है, और वही ओवरी जो है वो फल बन जाती है और ओव्यूल्स जो होते हैं वो बीज बन जाते हैं। तो ये जो बीज होते हैं, अब इनके बीज में भी बीज जो होते हैं वो भी अंकुरण के आधार पर वो उन्हें फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्योंकि उनकी जो बीज का जो अंकुरण हो रहा है उसके आधार पर जो बीज पत्र होता है, बीज पत्र जो होता है वो हरा भरा हो जाता है। ठीक है, बीज पत्रों की जो संख्या है उस आधार पर जो कोटिलिडॉन्स हैं उनके आधार पर 2 तरीके के एंजियोस्पर्म होते हैं। एक बीज पत्र वाले जो पौधे होते हैं उनको एक बीज पत्री, 2 बीज पत्र वाले जो पौधे होते हैं उनको 2 बीज पत्री कहते हैं, यानी मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन। पौधों के वर्गीकरण का उल्लेख इसमें यहाँ पे दर्शाया गया है। तो अब यहाँ पे ये देख सकते हैं द्विबीज पत्री का जो है ये फ्लावर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आगे वर्गीकरण जो किया गया है इसके आधार पर जो है हम इसकी जो मोनोकोटिलिडॉन और डाइकोटिलिडॉन है इसको एक्सप्लेन भी कर देंगे। तो पहले यहाँ पे देख लें, ये चार्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी समरी इसी में ही आ जाती है। सबसे पहले एक प्लांट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पादप शरीर बिना विभेदन के और विभेदित पादप शरीर। यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे कि
पादप शरीर ऐसे जिनमें आप ना तो प्लांट, पत्ती, तना और रूट, इसमें आप डिफरेंस ही नहीं कर सकते, तो इसमें आपका आ जाएगा थैलोफाइटा यानी शैवाल। विभेदित जो पादप शरीर हैं उनमें आपके जो है जड़, तना, पत्ती ये आपको देखने को मिलेंगे। तो इस आधार पर दो तरीके के होते हैं, एक बिना संवहनी ऊतक के और एक संवहनी ऊतक, यानी वेस्कुलर बंडल की एक में उपस्थित होगी और एक में उपस्थिति नहीं होगी। तो जिनमें वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते होंगे वो ब्रायोफाइट होंगे, जिनमें आप तना पत्ती देखने को मिलेगा आपको, लेकिन आपको वेस्कुलर बंडल नहीं देखने को मिलेगा। वही जो संवहनी ऊतक यानी जिनमें वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो, उन्हें फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेस्कुलर बंडल जिनमें पाए जा रहे हैं। अब वेस्कुलर बंडल जिनमें पाए जाते हैं उनमें कौन कौन से होते हैं, तो ये दो तरीके के होते हैं, जिनमें बीज रहित एक आएंगे और दूसरे बीज उत्पादित करने वाले पौधे आएंगे। ठीक है, तो संवहनी ऊतक यानी वेस्कुलर बंडल उनमें पाया जा रहा है लेकिन बीज नहीं है, तो आप बीज रहित जो होंगे वो टेरिडोफाइट आ जाएंगे, जैसे कि फर्न। ठीक, वही जिनमें बीज उपस्थित है तो बीज की उपस्थिति के आधार पर उनको फेनरोगेम्स कहा जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग ने, तो यहाँ पे फेनरोगेम्स की बात हो जाएगी, इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा था उसमें वो तीनों ही आ जाएंगे, तीनों ही समूहों की उसके अंदर अंतर्गत आ जाएंगे। तो अब ये जो बीज उत्पादन करने वाले जो पौधे हैं इनको फिर से, अब ये बीज जो है किस तरीके के जो है, नग्न बीज है या कवरिंग में बीज है, तो इस आधार पर इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, नग्न बीज या फिर फलों के बंद, फलों के अंदर जो है बंद बीज। ठीक है, नग्न बीजी में जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे और फलों में जो बंद बीज वाले हैं उनमें एंजियोस्पर्म आ जाएंगे। फिर ये जो एंजियोस्पर्म है इनको आगे फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनकी जो बीज हैं उनके बीज पत्र के आधार पर, कोटिलीडॉन्स के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर जो बीज पत्र हैं वो दो बीज पत्री वाले बीज और एक बीज पत्री वाले बीज। तो इसमें द्विबीज पत्री वाले बीज यानी डाइकोटिलीडॉन आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास जितनी भी दालें होती हैं वो सब डाइकोटिलीडॉन्स होती हैं, यानी कि अगर आपके पास चना है, ठीक है, उसे आप भिगो करके रख दें, चने को भिगो के रख दें या फिर मटर को भिगो करके रख दें, तो ये जो मटर है, चना है, राजमा है, ठीक है, तो ये सारी जो है मूंगफली है, इन सबको अगर आप भिगो करके रख दें उसके बाद आप देखेंगे कि आप जब इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो ईजिली ये जो बीज हैं वो दो पार्ट में अलग हो जाएंगे। तो इसी को ही हम पत्र कहते हैं, जिस पॉइंट से ये अलग होते हैं वही पत्र कहलाता है। तो वही जो है वो आगे चल करके जो स्टेम और आगे का रूट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो यही जो है द्विबीजपत्री इस तरीके के हो गए जिन्हें आप भिगो करके, और एक बीजपत्री में आपके पास गेहूं और चावल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। गेहूं चावल को अगर आप भिगो देंगे उसके बाद उसी तरीके से आप ब्रेक करने की कोशिश करेंगे जैसे आप द्विबीजपत्री यानी चने और जो है राजमा वगैरह को जो है अलग करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे करेंगे तो ये नहीं हो पाएंगे। तो ये थे एग्जाम्पल आपके एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के। तो चूंकि हमने शुरू में ही ये कहा था चैप्टर बहुत बड़ा है और काफ़ी लंबा होने की वजह से और जो है थोड़ा सा इंटरेस्ट भी नहीं आता है, तो इसलिए हमने इसको दो पार्ट में किया है। ठीक है, तो जो पहला पोर्शन है वो यहीं तक ही होगा, इसके बाद जो आगे का पोर्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसमें हम लोग एनिमलिया, चूँकि हम लोग ने जो मेजॉरिटी में जो बड़े बड़े जो ग्रुप्स में जिनका ब्रॉड जो है डिस्कशन करना था तो उनमें प्लांटी के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब एनिमलिया जो है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है और अच्छा भी है। ठीक है, तो इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।